हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी दुनिया में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं। आज हमारा जो है ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कवर करा था। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर जो है बस्तियाँ बसाई थी या कैसे कैसे फैक्ट्री खोली थी, वो हम लोगों ने देख लिया। और साथ ही जो कर्नाटक के तीनों युद्ध थे उनको भी अच्छे से डिटेल में समझा है। आज हम लोग बेसिकली जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा प्लासी के युद्ध और जो बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधियाँ। तो वहाँ पर हमारा वो कैसे हुए, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहीं से डेवलप होगा। अब देखिए, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में आप HI वर्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्टोरी। तो स्टोरी हमको तभी समझ में आती है जब एक दूसरे की लिंक हो। अगर बीच में से कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है ना, तो हमको स्टोरी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देखना, एंड तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप लोग इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर अंग्रेज लोग ये जो बंगाल है वहाँ पर कैसे कैसे अपनी पकड़ जमाते हैं, कैसे कैसे इनकी अपनी अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। आपको ये वाला मैप दिख रहा है, ये जो है नवाबों के टाइम का जो है ये मैप है। इस टाइम आपको ये दिख रहा होगा, ये बंगाल। देखिए, अगर मैं पूरे लेक्चर में बंगाल की बात कर रहा हूँ ना, तो आपको माइंड में ये क्लियर करना है, ये जो बंगाल था इसमें आपका बिहार भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, उड़ीसा भी आता है और झारखंड भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। तो इतना बड़ा हुआ करता था उस टाइम का बंगाल। ओके, तो ये आपके माइंड में विजन क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ करता था। औरंगजेब जब तक था 1707 तक, तब तक तो मुगल साम्राज्य अच्छा चला। उसके बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी कि पतन होने लगा उसका। और उसके बाद छोटे मोटे राजा वगैरह आने लगे। उनमें से ही एक था फर्रुख शियार। फर्रुख शियार ने क्या करा, टैक्स फ्री कर दिया पूरे भारत को। अब कोई भी बिना टैक्स के जो है इंडिया में व्यापार कर सकता था। और उसने अपना काम आसान करने के लिए बंगाल में नवाबों की नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, बंगाल में आपको बता ही चुका हूँ कि क्या क्या आता था उसमें। उड़ीसा, झारखंड और बिहार और आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, तो पहला जो नवाब बनाया गया वो था मुर्शिद कुली खां। तो उसको आपको ध्यान रखना है। जो पहला नवाब बनाया गया वो 1717 में मुर्शिद कुली खां को बनाया गया, जो कि बंगाल का सूबेदार और नवाब बना। इसी के समय में जो है व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा था। देखिए, स्टार्टिंग में ये जो बंगाल के नवाब थे, ये जो थे मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में ही आते थे, उन्हीं के अंडर में आते थे। हर डिसीजन वगैरह जो है उनसे पूछ के लेना पड़ता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मुगल साम्राज्य इतना सशक्त नहीं थे, या मुगल साम्राज्य के जो राजा थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और पूरा कंट्रोल जो है वो खुद ही संभालने लगे, या पूरा कंट्रोल उन्हीं का ही होने लगा। तो ये जो मुर्शिद कुली खां था, जो कि बंगाल का पहला नवाब बना था, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को जो है अपनी राजधानी बनाया था। ढाका जो कि बंगाल में, उसने वहां से शिफ्ट करके राजधानी कहाँ कर दी, मुर्शिदाबाद बिहार में कर दी। ठीक है, इसके बाद ये जो है बंगाल का पहला नवाब बना, जिसने अंग्रेजों द्वारा जो दस्तक अधिकार पत्र हैं उसका दुरुपयोग किया था। ओके, 1727 ईस्वी में जो मुर्शिद कुली खां हैं उसकी मृत्यु के बाद सुजाउद्दौला, अब देखिए सुजाउद्दौला की जगह नाम अगर आप लोग याद रखें, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, सुजाउद्दौला का नाम जो है आप लोग बक्सर के युद्ध में भी सुनेंगे, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। इसका नाम जो है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, आप याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी आप सुजाउद्दौला सुन रहे हैं, आगे सिराजुद्दौला सुनेंगे, फिर सुजाउद्दौला सुनेंगे, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ब्लंडर क्रिएट करेगा। ओके, देखिए ये जो था ना, ये मुर्शिद कुली खां, ये अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। और 1732 में अलीवर्दी खां को जो है बिहार का उप सूबेदार इसने बना दिया था, यानी कि नियुक्त कर दिया था। अभी ये जो सारे नाम है ना, ये सारे लिंक है, आप बहुत ध्यान से सुनते आना। इसके बाद क्या हुआ, 1739 में जो सुजाउद्दौला था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो पुत्र था सरफराज खान, उसको नवाब बना दिया गया। और इसी के समय में 1740 में जो अलीवर्दी खां है उसने विद्रोह कर दिया। अभी अलीवर्दी खां को क्या बनाया गया था, उपसूबेदार बनाया गया था, लेकिन इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, सरफराज खां के खिलाफ। तो इसी विद्रोह में जो सरफराज खां है वो मारा गया, और अलीवर्दी खां है उसको वो क्या है, फिर आगे बंगाल का नवाब बन गया। तो अब बंगाल का कंट्रोल किसके पास आ गया, वो आ गया अलीवर्दी खां, जिसका शासनकाल 1740 से लेकर 1756 तक रहा। अब हम लोग यहाँ से स्टोरी हमारी जो है आगे बढ़ती आ रही है। मुर्शिद कुली खां से हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, अलीवर्दी खां तक पहुँच गए। देखिए, इसने यूरोपियों को उपमा दी है, या कहा है, वो कहा कहता था यूरोपियों को मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियाँ के नाम से उसने उसको पुकारा है। और ये उसका स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार का स्टेटमेंट दे देता है और पूछ लेता है ये किसका स्टेटमेंट है। इसने कहा था कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगे। तो अलीवर्दी खां के कोई पुत्र तो नहीं था, इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री
पुत्र सुजादुल्ला, उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और इसके बाद डेफिनेटली वही जो है नवाब बनेगा बंगाल का। ओके, देन बात करते हैं हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला कौन था? अलीवर्दी खां का पोता था। ओके, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके सिराजुद्दौला के नाना थे ना अलीवर्दी खां। ओके, तो इसका जो शासनकाल रहा 1756 से लेकर 1757, एक ही साल तक बेचारा रह पाया। क्यों रह पाया, कैसे, क्या हुआ था, वो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सिराजुद्दौला का जो अंग्रेजों के साथ संबंध जो है वो बिगड़ गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है नवाब के शत्रुओं को शरण दे के रखी थी, और नवाब के मना करने के बावजूद भी उन्होंने बस्तियों का फोर्टिफिकेशन, दुर्गीकरण करना स्टार्ट कर दिया था। वो उसकी किलेबंदी करने लग गए थे। ओके, और इसी कारण सिराजुद्दौला जो है वो रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, और 15 जून 1756 को नवाब ने जो है कलकत्ता में स्थित जो फोर्ट विलियम है वहाँ पर आक्रमण कर दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और 5 दिन युद्ध के बाद, 5 दिन चला ये युद्ध, उसने 20 जून 1756 को जो फोर्ट विलियम है उस पर अधिकार कर लिया, और जो अंग्रेज हैं वो भागकर फुल्टा नामक एक टापू पर शरण ले ली। अब देखिए, ये जो इवेंट है, इस घटना को कालकोठरी की घटना भी कहते हैं, इसको ब्लैक होल घटना इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक होल भी आप याद रखना, उसी को ही कालकोठरी घटना कहते हैं। ओके, ये जो घटना हुई थी 20 जून 1956 में हुई थी। अब देखिए, इस घटना का उल्लेख जो अंग्रेज के एक अधिकारी हैं हॉलवेल, उन्होंने भी किया है। उनके अनुसार अगर हम लोग देखें, 20 जून को की रात्रि नवाब ने 146 अंग्रेज जो थे उनको क्या है, कोठरी में बंद कर दिया था, और दूसरे दिन उसमें से 123 अंग्रेज जो है ना वो मर गए थे, और सिर्फ 23 अंग्रेज जो है वो जीवित रहे। अब देखिए, ये जो है अंग्रेज ने लिखा है, तो संभवतः हो सकता है कि ये जो है हालवेल जो है उसकी मनगढ़ंत कहानी हो। ओके, क्योंकि इसकी पुष्टि जो है कहीं और सोर्स से हमको देखने को नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक होल्स जो घटना है वो किससे संबंधित है, वो सिराजुद्दौला से संबंधित है। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं हम लोग कि आखिर जो सिराजुद्दौला है और जो अंग्रेजों के बीच में ये जो है कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, और आखिर अंग्रेजों ने कैसे फ़ायदा उठाया। देखिए, उस टाइम जो बंगाल का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो इसने जो है उसके पीछे जो है षड्यंत्र करना शुरू कर लिया था, क्योंकि उसको कंट्रोल करना था बंगाल पे। ओके, तो इसने क्या करा, सबसे पहले जो फूट डालो शासन करी की रीति है ना, उसके अगर कह दें आप लोग कि जो पिता है ना वो क्लाइव को ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसी ने ही सबसे पहले जो है फूट डालना स्टार्ट करा था। तो नवाब के जो नवाब सिराजुद्दौला के जो प्रमुख अधिकारी थे वो सिराजुद्दौला से असंतुष्ट थे, मतलब खुश नहीं थे। तो वो इसी का लाभ उठा के जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और इस षड्यंत्र में जो नवाब के मुख्य सेनापति थे मीर जाफर जो, और दीवान राय दुर्लभ, और उसके जो सैनिक अधिकारी थे यार लतीफ़, और जो बंगाल के एक व्यापारी थे जगत सेठ, इनको अपने अंडर में शामिल कर दिया। ओके, तो ये शामिल करने के बाद अब फाइनली जो है इन दोनों के बीच में होने वाला था कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि युद्ध होने वाला था। तो ये युद्ध कहलाता है हमारा प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जो कि रॉबर्ट क्लाइव तो पहला बंगाल का गवर्नर था। ओके, तो अब हम लोग को प्लासी का युद्ध समझना है। देखिए, प्लासी जो है आपको पश्चिम बंगाल में एक नादिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक जगह देखने को मिलेगी, उसका नाम है प्लासी। ठीक है, तो ये जो प्लासी है ये भागीरथी नदी के पास है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें ये जो ब्लैक वाली दिख रही है ये है सिराजुद्दौला की सेना है, और ये जो रेड वाली दिख रही है ये है रॉबर्ट क्लाइव की सेना है। ओके, ये जा रही है आपकी भागीरथी नदी। तो क्या होता है कि जब ये स्टार्ट तो हो जाता है, यहाँ पर आपको ये दिखेंगे इनकी सेना में, सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सेना जो है देखने को मिलेगी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कितनी कम सेना लेके यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है मीर जाफर की कैंप। ठीक है, यह मीर जाफर यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो क्या होता है, ये जो युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो मीर जाफर अपनी सेना को लेकर जो है अलग हो गया, और अंत में जो है इसी युद्ध में जो है नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गया। तो ये जो मीर जाफर है ये जाके किससे मिल जाता है? रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो ये जो रहता है सिराजुद्दौला वो हार जाता है, और ये मुर्शिदाबाद भाग जाता है, और मुर्शिदाबाद में पकड़ के फिर उसका जो है वध कर दिया जाता है। फिर बाद में जो मीर जाफर है इसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव को जो है व्यक्तिगत रूप से जो है फिर धन भी दिया जाता है। और इसी तरह जो है प्लासी के युद्ध ने जो है भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी थी, और कंपनी को जो है 24 परगना की जो है दीवानी प्राप्त हुई। अब देखिए, ये जो प्लासी के युद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है, इससे पहले जो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सिर्फ एक कंपनी थी, इंडस्ट्री थी। ओके, तो ये इनका जो है हमारे इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं आया था, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज थे ये हमारे इंडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप कर दिए, और पहली बार जो है पॉलिटिकल कंट्रोल इनके हाथ में आ गया।
तो ये आपको याद रखना है कि काफ़ी निर्णायक युद्ध था। अगर ये युद्ध नहीं होता तो शायद जो है ब्रिटिश राज नहीं कर पाते। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मीर जाफ़र के बारे में, जो कि अगला शासक या अगला नवाब बना था। तो 1756 से लेकर 1760 तक ये शासन करा। देखिए 1760 में जो क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और इसके स्थान पर जो है बेंसीटाट जो है बंगाल का गवर्नर बना। ओके, वो भारत में आ गया था। बेंसीटाट के नवाब बदलने का निश्चय लिया क्योंकि वो मीर जाफ़र से खुश नहीं था, और इसके लिए जो है इसने मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। अब देखिए मीर कासिम एक नया वर्ड आ गया, तो अभी आप लोग को याद रखना है मीर जाफ़र कौन था, वहाँ पे सेनापति था सिराजुद्दौला के टाइम। अब यहाँ पर मीर कासिम आया है जो कि किसका दामाद है, मीर जाफ़र का दामाद है। ठीक है, तो ये जो नाम है ये नाम आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं, क्योंकि ये लिंक अगर आपकी बनी रहेगी ना, अभी देखना कितने अच्छे से समझ में आएगा। प्लासी युद्ध की इमेज मैंने आपको बैकग्राउंड पहले से बता दिया, तब आपको प्लासी युद्ध कितना एकदम नॉर्मल लगा ना। अभी देखिए यहीं से आपकी बक्सर की युद्ध की जो है नींव बनेगी। ओके, तो समझौते के अनुसार जो मीर कासिम है वो उसको नवाब बनाया जाएगा, और बदले में जो मीर कासिम है वो कंपनी को वर्धमान और जो मदीनापुर और चटगांव इसकी दीवानी जो है और अधिकारियों को जो है वो धन देगा। कौन देगा, मीर कासिम देगा, इसलिए उसको नवाब बना दिया जाएगा। तो वही ये फूट डालो शासन करो की नीति इन लोग फॉलो कर रहे हैं। एक को राजा बनाते हैं, उसके बाद उसको लालच देते हैं, और फिर उसको उसी के जो रिलेशन वाला रहता है उसके खिलाफ उसको लड़वा देते हैं। यही काम रहता है उनका। ओके, इसके बाद जो बेंसीटाट है उसने मीर जाफ़र के सामने ये प्रस्ताव रखा, और मीर कासिम ने को जो है नायब सूबेदार नियुक्त कर दें ऐसा कहा उनसे, और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दें ये उनसे कहा। लेकिन मीर जाफ़र क्या भाई टेंस हो गए, क्योंकि पहले से ही तो वो पिट्ठू बन के रह गए थे किसके, अंग्रेजों के। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो है नवाब के पद से इस्तीफा दे दिया, और फिर मीर कासिम जो है वो वहाँ का नवाब बन गया। तो अब आ गए मीर कासिम साहब। तो ये 1760 से लेकर 1763 तक शासन कर रहे थे। तो अब बात करते हैं मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। अभी हम लोगों ने जो पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने क्या करा था, ढाका से जो है वो अपनी राजधानी कहाँ की शिफ्ट करी थी, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, तो अब इन लोग अब ये क्या करते हैं, मुर्शिदाबाद से कहाँ पर शिफ्ट करते हैं, मुंगेर में शिफ्ट करते हैं। तो ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि मुंगेर मतलब कि जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने शिफ्ट करी थी, मीर कासिम ने। तो मीर जाफ़र मीर कासिम ये नाम कभी कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो अब आपके आज के बाद नहीं होंगे क्योंकि हम लोगों ने उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसने क्या करा था, इसने मुंगेर में तोपखाने और बंदूक निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित किया था। इसने जो है अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन अधिकारी बाल्टर रिनहार्ट को जो है नियुक्त किया था। ओके, देन बात करते हैं 1763 में मीर कासिम ने जो संपूर्ण बंगाल है उसको जो है व्यापार जो है कर से मुक्त कर दिया था, मतलब अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए ये तो इंडिपेंडेंस था, तो सिराजुद्दौला के टाइम या उससे पहले जो है वो कर देना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो कर देना स्टार्ट कर दिया था, तो इसने क्या कर दिया, ये कर मुक्त कर दिया पूरे बंगाल को। अब क्या हुआ करता था कि ये जो बंगाल था, बंगाल में अब फ्रांसीसी कंपनियां भी आ सकती थी, डच कंपनियां भी आ सकती थी। हालांकि कर्नाटक के युद्ध के बाद जो वो चली गई थी। ओके, तो कर्नाटक का युद्ध तो काफ़ी लंबा चला था, तो उस टाइम में तो लेकिन फ्रांसीसी कंपनियां तो थी, तो वो भी यहाँ पर ट्रेड कर सकती थी। तो इसी को देखते हुए जो अंग्रेज लोग थे वो मीर जाफ़र से वो इससे बहुत नाराज हुए और वो आग बबूला हो गए। और फिर अंग्रेजों ने क्या करा, मीर जाफ़र जो है उसको दोबारा जो है नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, और मीर कासिम के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया। अब मीर कासिम के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा इसी को ही हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। अब देखिए बक्सर कहाँ है, बक्सर आपको यहाँ देखने को मिलेगा बिहार में, यहाँ ऊपर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, और ये गंगा नदी के समीप पर स्थित है बक्सर। और हम लोगों ने प्लासी देखा था, प्लासी कहाँ पर है, वो है भागीरथी नदी के पास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फाइनली बात करते हैं हम लोग बक्सर युद्ध के बारे में। तो ये है बक्सर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और पश्चिम बंगाल में आपको प्लासी देखने को मिलेगा। तो बक्सर के युद्ध में हुआ क्या था, जो मीर कासिम था, मीर कासिम सोच रहा, उसको तो मालूम था कि वो अकेले लड़ नहीं पाएगा अंग्रेजों से, तो उसने क्या करा, जो है सुजाउद्दौला के पास पहुंचा, जो कि अवध के नवाब थे। अवध यहाँ साइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि अवध के नवाब थे, और मुगल सम्राट थे उस टाइम शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर जो है अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संयुक्त मोर्चे पे जो है अटैक कर दिया, और तीनों अपनी सेना लेकर जो है बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। लेकिन तीनों मिलकर भी जो है अंग्रेजों का कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने अंग्रेजों की सेना कुछ नहीं कर पाए, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे पर शक्तियां जो है पराजित हो गई, और जो मीर कासिम था ना वो युद्ध भूमि से ही भाग गया, मतलब डरपोक इंसान था, भाग गया, कौन मरे। ओके, तो और जो सुजाउद्दौला थे और जो शाह आलम सेकंड थे,
ठीक है, इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए, अब उनने मुगल साम्राज्य तक को हरा दिया और जो अवध के नवाब हरा गए। बंगाल तो ऑलरेडी हार ही चुके थे, तो अब यहाँ पर जो है दिल्ली भी कंट्रोल में आ गई, अवध भी कंट्रोल में आ गया। तो अब क्या, अब बस रास्ता खुलते जा रहा है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जो इलाहाबाद की संधि करी गई, जो कि दो संधि हुई थी, एक हुई थी शाह आलम सेकंड के साथ और एक हुई थी अवध के नवाब के द्वारा। इसके बाद एक पैराग्राफ यहाँ पर छूट गया था क्योंकि वो बक्सर के युद्ध के बाद मुझे समझाना था आप लोग को। तो 1765 में जो क्लाइव है वो पुनः भारत में आया था। ओके, तो पुनः भारत में, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस टाइम तो हेक्टर मुनरो के समकालीन हुआ था ना। हेक्टर मुनरो ने ये युद्ध लड़ा था बक्सर का। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव आया तो इसने बंगाल के नवाब व मुगल सम्राट व अवध के नवाब जो हैं उनसे अलग अलग संधियाँ करी, और वही संधि तो इलाहाबाद संधि कहलाई थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्लाइव ने क्या करा, बंगाल के नवाब जो नजमुद्दौला की संधि की, और संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा और नवाब को प्रति वर्ष जो है वो 53 लाख रुपए सालाना कंपनी को देगी। और इसी प्रकार जो है बंगाल में जो है द्वैत शासन लागू हो गया, मतलब डायरकी लागू हो गई, जिसमें राजा तो कंट्रोल करेगा ही, नवाब तो कंट्रोल करेगा ही, लेकिन दूसरा कंट्रोल किसका होगा, कंपनी का भी होगा। तो द्वैत शासन जो है स्टार्ट कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम। तो ये बक्सर का युद्ध समझ में आ गया। तो ये द्वैत शासन कैसे स्टार्ट हुआ, ये दो संधि हुई थी, दो संधि के बाद जो है अब आप कह सकते हैं कि ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की जो यहाँ पर है बंगाल पर, और जो मुगल साम्राज्य है यहाँ पर, उनको दीवानी का कंट्रोल मिल गया। कैसे मिल गया, अभी हम लोग संधि को पढ़ते हैं। पहले देखिए, इलाहाबाद की संधि की जो प्रथम संधि थी, ये मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ हुई थी। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थे उनको हम लोग देखते हैं। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद व कड़ा दोनों जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दे। तो ये जो अवध के नवाब थे, इन्होंने इनसे कहा कि आप उससे अवध के नवाब से कहो कि ये दोनों जो हैं इलाहाबाद और कड़ा, ये जिले उनको दे दें। किसको, कंपनी को। और कंपनी मुगल सम्राट को जो है वो 26 लाख रुपए जो है वो पेंशन रुपए देगी। तो अब क्या हुआ करता था, देखिए, जो पूरा पैसे वगैरह जो थे वो नवाब के पास, राजा के पास आते थे, मुगल सम्राट के पास आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक तरीके से जो कंपनी है, कंपनी के पास पूरे पैसे आएंगे और वो नवाब को जो है पेंशन दिया करेगी, पैसे दिया करेगी जीविका जीने के लिए। ओके, तो मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी को प्रदान करेगा। तो यहाँ पर अब देखिए उनको क्या मिल गई, दीवानी, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम। अब पैसा का कंट्रोल किसके पास आ गया, वो आ गया अंग्रेजों के पास। तो इसके बाद ये होती है हमारी पहली इलाहाबाद की संधि। और दूसरी संधि जो होती है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। इसमें वही ये वाला जो है फर्स्ट वाली शर्त, वही कंडीशन यहाँ पर बोली जाती है कि ये जो इलाहाबाद और कड़ा जिला जो है वो मुगल सम्राट को प्राप्त करके जो है मुगल सम्राट को दे दिया। और फिर मुगल सम्राट ने जो है फिर उसको किसको दे दिया, ब्रिटिश को दे दिया, ब्रिटिश। ओके, तो बात करते हैं जो अवध के नवाब थे, उन्होंने उनको हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए जो है और चुनार का किला कंपनी को देना पड़ेगा, या कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में जो है कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा, मतलब वो बिना टैक्स के जो है अवध में व्यापार कर सकेगी। और अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च जो है अवध के नवाब खुद उठाएंगे। अब देखिए, जो अंग्रेजों की सेना भी, उसने कितने शातिर थे इन लोग, अंग्रेज लोग, उन लोगों ने अपनी सेना भी लगा दी। तो जो ओरिजिनल जो वहाँ की सेना थी नवाब की, वो हट गई, तो सेना भी अपनी भिजा दी। तो सेना चारों तरफ से वो वहाँ पर भी कंट्रोल हो गया, उनकी दीवानी में भी कंट्रोल हो गया, पॉलिटिकल हस्तक्षेप वो पहले ही कर चुके थे। तो धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, उन लोगों ने पकड़ बनाना शुरू कर दिया ना अपना। तो ये थी हमारी इलाहाबाद की फर्स्ट संधि और इलाहाबाद की सेकंड संधि। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एक बार पूरी हम लोग समरी देख लेते हैं ताकि आपका अच्छे से व्यू पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, बंगाल में नवाब बनाने की शुरुआत 1717 से स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद जो पहला नवाब बना था वो मुर्शिद कुली खां था, जिसने जो है ढाका से राजधानी स्थापित करके मुर्शिदाबाद में बसाई थी। और इसके बाद जो बना था वो बना था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सुजाउद्दौला मत आप इसमें ये रखना। तो देखिए, सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो है सरफराज खान बना था। उसके बाद फिर अलीवर्दी खां जो है अगला नवाब बना था। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला के टाइम में जो है ब्लैक होल का इवेंट हुआ था, यानी कि ब्लैक होल की घटना हुई थी। और उस टाइम जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और इसी के टाइम जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जो कि भागीरथी नदी के पास में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है मीर जाफर आया था। मीर जाफर के बाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा मीर कासिम।
के समकालीन, जिसमें मुगल बादशाह और जो अवध के नवाब थे, उनके इन तीनों ने मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा था, और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो। फिर इसके बाद जो है बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ, जो ये हमारे इंडिया का कह लो, या जो नवाब, बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे, और जो मुगल सम्राट थे, यहाँ की इनको जो है दीवानी मिल गई, रेवेन्यू कंट्रोल आ गया। तो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑलरेडी प्लासी के युद्ध से आ गया था, अब उनके पास रेवेन्यू कंट्रोल भी आ गया। तो ओवरऑल आप लोग कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों का कंट्रोल है हमारे इंडिया में, वो अच्छा मजबूत होने लगा है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही है। आगे हम लोग जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आई होप आपको भी इस वीडियो में अच्छा मज़ा आया होगा। मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करा करिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब से बात करी थी, मेरे चैनल पर बहुत अभी लगभग जो है 40,000 जो है या 50,000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर। उनमें से सिर्फ जो है 10,000 लोगों ने ही बेल आइकन प्रेस करा है। तो आप अगर नए आते हो ना, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।